तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओ चेन मेंग केजिन को कैप्चर करवाने के लिए लस्ट पाथ की फेरी शियान और उसके भाई नानगोंग यान के साथ टीम अप हो गया। वेल ये लोग केजिन के सीनियर की मदद से केजिन को माउंटेन तक लाने में कामयाब हो गए और फिर इन सब ने मौका मिलते ही उस पर अटैक कर दिए। इनफैक्ट ज़ाओ चेन ने भी हेवन ब्रेकिंग हैंड का इस्तेमाल करते हुए मेंग केजिन को कैद कर लिया। पहला तो उसे लगा था कि लस्ट पाथ के दोनों सिबलिंग्स उसे मार देंगे, लेकिन उन दोनों का प्लान तो बड़ा ही फनी था। दरअसल ये लोग केजिन की शादी शाओलिन टेम्पल के मॉन्क से करवाना चाहते हैं। भले ही केजिन इनकी गिरफ्त में आ गई, मगर ज़ाओ चेन को पता था कि शैतान लड़की ने जरूर से कोई साजिश रची होगी। खैर ज़ाओ चेन को तो केजिन में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि फिलहाल उसका पूरा फोकस था फेंगदू माउंटेन पर। वेल यहाँ पर उसे कॉप्सर्डिंग सेक्ट की ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड करना था, मगर तभी उसे महसूस हुआ कि फेंगदू माउंटेन से उसे बहुत ही अजीब सी जानी पहचानी ऑरा महसूस हो रही। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फेंगदू माउंटेन का नजारा दिखाया गया, जहां पर कई सारे कल्टीवेटर्स कॉप्सर्डिंग सेक्ट की ओपनिंग सेरेमनी को ज्वाइन करने के लिए निकल चुके थे, लेकिन उन्हें रास्ते में कई सारे कॉप्सेस नजर आए। वेल ज़ाओ चेन भी इन कल्टीवेटर्स के साथ था। वो वहां पर इतने सारे कॉप्सेस को देखते हुए कहने लगा कि चलो एक बात तो कंफर्म हो गई कि कॉप्सर्डिंग सेक्ट को लैंड ऑफ घोस्ट क्यों कहा जाता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी ऑरा महसूस हो रही। मुझे नहीं लगता कि वो इन कॉप्सेस की इन एनर्जी होगी, बल्कि वो तो कुछ और ही है। इधर इन कल्टीवेटर्स ने देखा कि वो कॉप्सेस तो अचानक से मूव होना शुरू हो गए, जिसके चलते ये लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। और अब वन बाय वन मानो उन सभी कॉप्सेस में जान आ गई। वो अपनी बहुत ही भयानक इन एनर्जी को रिलीज करते हुए इन कल्टीवेटर्स की तरफ आगे बढ़ने लगे। ये सब देखकर ही इन सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इनको फील हो रहा था कि शायद कॉप्सर्डिंग सेक्ट ओपनिंग सेरेमनी के नाम पर हमें ही सैक्रिफाइस कर देगा। और अब उन सभी कॉप्सेस ने मिलकर इन्हें चारों ओर से घेर लिया। हालांकि ज़ाओ चेन समझ गया कि ये कॉप्सेस तो बस उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्हें वाकई हमें नुकसान पहुंचाना होता तो ये कब का ही हम पर अटैक कर चुके होते। और अब कॉप्सर्डिंग सेक्ट के मेन गेट से एक बहुत ही खतरनाक डिमोनिक आवाज गूंजने लगी। वो इन सभी को कह रही थी कि आप लोग हमारे मेहमान हो तो प्लीज माउंटेन पर एंटर करें। वेल इस आवाज को सुनते साथ ही वो सभी कॉप्सेस साइड में हट गए, मानो मेहमानों का स्वागत करने के लिए वहाँ आए हो। वेल यहाँ पर ज़ाओ चेन को किसी की पुकारने की आवाज आ रही थी। साथ ही जैसे जैसे कॉप्सर्डिंग सेक्ट के करीब जा रहा था, उस अजीब सी ऑरा का प्रेशर भी बढ़ने लगा। ज़ाओ चेन को एकदम मायूसी वाली फीलिंग महसूस होने लगी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि मानो जिस गम को उसने हजारों सालों से अपने सीने में दफन किया था, वो अब उमड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा। और अब हमें कॉप्सर्डिंग सेक्ट का माउंटेन अल्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डीमन गॉड का स्टैचू था। और अब वहाँ पर हम कॉप्सर्डिंग सेक्ट के एल्डर को देख पाते हैं, जो कि एक बहुत ही स्पेशल रिचुअल को परफॉर्म करने में लगा हुआ था। उसके साथ ही भी डीमन समनिंग बेल का इस्तेमाल करते हुए किसी अनजान शक्ति को बुला रहे थे। इधर ज़ाओ चेन को दोबारा से उसी बंदी की आवाज आई। वो कह रही थी कि मुझे और खून चाहिए। तो ज़ाओ चेन सोचता है कि वैसे भी कॉप्सर्डिंग सेक्ट की ओपनिंग सेरेमनी में सभी लोगों का ध्यान होगा, तो क्यों ना मैं इसी मौके का फायदा उठाकर इनके बैक माउंटेन को चेक करूं। इधर ये सारे मेहमान कॉप्सर्डिंग सेक्ट के मेन हॉल में पहुंच चुके थे। वहाँ के सिंहासन पर गुइन नाम का बंदा बैठा हुआ था। वो अपने साथी शीशान को हुक्म देता है कि जाकर मेहमानों का स्वागत करो। तो शीशान आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि मैं आज यहाँ आए हुए हर एक हीरो और वॉरियर का स्वागत करता हूँ। हमारी ओपनिंग सेरेमनी को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हमारे कॉप्सर्डिंग सेक्ट का एक बहुत ही पुराना इतिहास है, मगर फिर भी हम हजारों सालों तक सेक्लूजन में थे। हालांकि इन सभी कल्टीवेटर्स ने तो उन पर ताने कसना शुरू कर दिया। वो कह रहे थे कि तुम कोई सेक्लूजन में नहीं थे, बल्कि तुम्हारे कॉप्सर्डिंग सेक्ट को तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। तुम लोग तो एक नंबर के घटिया हो। तुमने हमारे सेक्ट के न जाने कितने सारे मुर्दों को चुरा लिया। तुम तो लोगों को मरने के बाद भी सुकून से नहीं रहने देते। तो अपने सेक्ट की इतनी सारी तारीफें सुनते साथ ही शीशान जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, अरे यार मुझे तो लगा था कि आज यहाँ पर खुशी का माहौल होगा, लेकिन आप लोग तो यहाँ आते साथ ही हम पर भड़क गए। तो क्यों ना मैं आप सभी को एक कड़वी मगर सच्ची बात बता दूं। दरअसल आज के जमाने में हीरोज को राइचस है या फिर ईवल है इससे जज नहीं किया जाता। बस मैटर तो करती है उसकी स्ट्रेंथ। वो जितना ज्यादा ताकतवर होगा उतना ही ज्यादा नाम कमाएगा। अगर वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करने की ताकत रखता हो तो सभी लोग उसे एक हीरो बुलाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि वो राइचस है या फिर ईवल है। जिस पर वो सभी वॉरियर्स कह रहे थे कि हाँ हम मानते हैं तुम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन इससे हकीकत तो बदल नहीं जाएगी। तुम सभी लोग मुर्दी चुराने वाले शैतान हो। जिस पर शीशान कह रहा था कि आप सभी ईस्टर्न कल्टीवेटर्स को यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया था कि आप लोग हमें परमिशन दो, हमें आपसे कोई रीअश्योरेंस
परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है। आप हमारे बारे में जो सोचना है वो सोच सकते हो, बल्कि आज तो यहाँ पर हम अपनी पावर्स का शो ऑफ करेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि कॉप्स हर्डिंग से दोबारा से वापस आ चुका है। और इतना कहते साथ ही शीशान ने वहाँ पर किसी को समन किया। उस पर्सन के वहाँ आने से पहले वो सारा इलाका शेक हो रहा था, जो देखते साथ ही सभी कल्टीवेटर्स पैनिक हो गए और अब उनके सामने इवल और डार्क एनर्जी का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो फॉर्म हो गया। और फिर उस टोर्नेडो से 2 एंजल कॉप्सेस बाहर आ गए। उन्होंने तो यहाँ आते साथ ही अपनी सेपरेशन फोर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया, जो देखते साथ ही कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा हैरान थे। और इन्हें सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब इन्हें पता चला कि इन एंजल में से एक 4 विंग वाला एंजल है, यानी कि काफी ज्यादा पावरफुल था। वहीं पर गुय्युन भी अपनी जगह से उठते हुए कहने लगा कि अगर आप लोग हमारे कॉप्स हर्डिंग सेट की पावर्स को मानना नहीं चाहते तो क्यों ना आप हमें चैलेंज करो। वैसे भी हमने चैलेंजर टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था, तो क्यों ना आप उसमें शामिल होकर अपनी बहादुरी का परचम लहरा दो। वैसे सच बताओ तो हमारे ये दोनों एंजल कॉप्सेस बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस मुकाबले में जीत हासिल करने में कोई दिक्कत होगी। लेकिन वो सभी लोग जानते थे कि ये कॉप्स एंजल काफी ज्यादा पावरफुल है। और उतने में एक मास्क वाला बंदा गुई उनको बताने लगा कि ज़ाओचिन पहले इसी ग्रुप में शामिल था, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया। इनफैक्ट हमने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी उसका ट्रेस नहीं मिल रहा। वही दूसरी तरफ हम ज़ाओचिन को देख पाते, जो की कॉप्स हर्डिंग सेट के बैक माउंटेन में चुका था। यहाँ पर ज़ाओचिन ने नोटिस किया उस डिमोनिक अल्टर को। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर कॉप्स हर्डिंग सेट के एल्डर्स यहाँ पर जमा क्यों हो गए। जरूर से ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे होंगे, तो मुझे यहीं पर रुककर इनकी हर एक हरकत को नोटिस करना होगा। इसलिए ज़ाओचिन चुपके से उनके इस रिचुअल को विटनेस करने लगा। इधर इन एल्डर्स ने वहाँ पर कुछ डिसाइपल्स को भी ट्रैप किया हुआ था। इसका सीधा मतलब ये है कि इस रिचुअल को पूरा करने के लिए ये लोग उन डिसाइपल्स को सैक्रिफाइस करेंगे। मगर ज़ाओचिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे तो ये लगा कि शायद ये लोग एंशिएंट कॉप्सेस को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इधर इन एल्डर्स का रिचुअल अब कंप्लीट होने की कगार पर था और उसी वक्त वो एल्डर एक इवल टैलिस्मान को रिलीज कर देता है। अब जैसे ही वो टैलिस्मान कॉप्सवेन ब्लड पूल में चला गया, उतने में ही इन डिसाइपल्स को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, क्योंकि वो कॉप्सवेन ब्लड पूल इन डिसाइपल्स की ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करना शुरू कर चुका था। उनका ब्लड बड़ी तेजी के साथ उस पुल की तरफ रवाना हो गया और ये प्रोसेस तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि इनके खून का हर एक आखिरी कतरा खत्म ना हो जाए। तो इसी से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉप्स हर्डिंग सेट कितना ज्यादा भयानक होगा। इन्हें इंसानों में तो नहीं मगर मुर्दों में दिलचस्पी थी और उतने में ही उस कॉप्सवेन ब्लड पूल से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही सभी एल्डर्स काफी जोर जोर से चिल्लाते हुए कॉप्स किंग को सामने आने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। वो कह रहे थे, कॉप्स किंग प्लीज अवेकन होकर हमारा उद्धार कीजिए, बस आप ही हमारे सेट की एक आखिरी उम्मीद हो। वेल यहाँ पर कॉप्स किंग का जिक्र सुनते साथ ही ज़ाओचिन को ओल्ड मॉन्स्टर ने बताई हुई बातें याद आने लगी। वेल ओल्ड मॉन्स्टर ने उसे बताया था कि कॉप्स हर्डिंग सेट के पास बहुत ही खतरनाक ग्रेट एंशिएंट कॉप्सेस हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो तीनों कॉप्सेस लेजेंड थे। सो अगर वो तीनों कॉप्सेस अभी भी उनके पास है तो यूँ समझ लो कि कॉप्स हर्डिंग सेट को हराना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल होगा। तो ज़ाओचिन समझ गया कि शायद उस ब्लड पूल के अंदर ही वो डिवाइन कॉप्स होगा, जिसे कॉप्स हर्डिंग सेट ने हजारों सालों पहले छुपा दिया था। वहीं पर हम उन डिसाइपल्स को देख पाते हैं जिन्हें इस रिचुअल के लिए यूज किया गया। वेल उन बंदों की बॉडी से सारा ब्लड खत्म होने के बाद उनकी वहीं पर मौत हो गई। इधर ये सभी एल्डर अपना माथा पटक पटक कर कॉप्स किंग को वेलकम कर रहे थे और अब इनकी इतनी सारी गुहार सुनने के बाद कॉप्सवेन ब्लड पूल से एक कॉफिन बाहर आ जाती है। वेल इस नजारे को देखकर ज़ाओचिन भी काफी ज्यादा हैरान था। वो कहने लगा कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कॉप्स हर्डिंग सेट के पास इंसान है या शैतान। ये लोग तो मुर्दों से भी काम लेते हैं, इनके जैसे घटिया लोग मैंने आज तक नहीं देखे थे। वही दूसरी तरफ कॉप्स हर्डिंग सेट का मास्टर इन सभी वॉरियर्स से पूछने लगा कि बताओ मेरे एंजल कॉप्सेस को कौन बंदा चैलेंज करेगा। आपको अपनी काबिलियत साबित करने का इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलने वाला। मगर किसी भी वॉरियर में इतना दम नहीं था कि वो कॉप्स एंजल का मुकाबला कर पाए। जो देख गुय्युन कह रहा था कि ठीक है, फिर आइंदा से ये मत बोलना कि हमारा कॉप्स हर्डिंग सेट कमजोर है। और उतने में गुय्युन को एक आवाज आई। वो बंदा कह रहा था कि मेरा नाम है लायन और मैं तुम्हारे एंजल कॉप्सेस के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। तो चलो
तो बताओ तुम कौन सी वाली एंजल को खत्म करना चाहोगे? खैर क्यों ना तुम एक काम करो, तुम अपने दोनों एंजल्स को अरीना में भेज दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे हराना तुम्हारे एक एंजल के बस की बात होगी। वे लायन की बातें सुनते साथ ही वॉरियर्स आपस में ही डिस्कस करने लगे। वो कह रहे थे कि आखिर ये बंदा यहाँ पर आकर इतना घमंड क्यों दिखा रहा, शायद इसे अपनी जान गंवाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही। इधर शीशान लायन को देखते साथ ही काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो समझ गया था कि ये बंदा थोड़ा सा अलग है। दरअसल इसकी एक स्पेशल वजह थी, लायन की बॉडी से ना ही ट्रूची ऑरा और ना ही बैटलची ऑरा को महसूस किया जा रहा था। अगर सिंपल शब्दों में बताया जाए तो ये कल्टीवेटर होने के बावजूद भी इसकी बॉडी से कोई स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज नहीं हो रही थी। इसलिए गुयुन लायन से पूछने पर मजबूर हो गया कि बताओ भाई तुम किस लेवल के वॉरियर हो। जो सुनकर लायन कह रहा था क्या कहा तुमने वॉरियर, और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है एक लीडर, मैं कोई वॉरियर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक मामूली सा नेक्रोमैंसर हूँ। सो गाइस, नेक्रोमैंसर यानी कि ऐसे लोग जो एक सोल को कंट्रोल कर सकते। यहाँ पर लायन ने अपना सबसे स्पेशल आर्टिफैक्ट भी बाहर निकाल लिया था, जो कि अपने आप एक्टिवेट होते साथ ही अपनी ऑरा को रिलीज करने लगा, और उसी ऑरा से 3 सोल्स क्रिएट हो चुकी थी, जिसे देखते साथ ही वॉरियर्स काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो हैरान होते हुए कहने लगे कि इस लायन के पास तो असली अनडेड लोग हैं। इधर लायन फटाफट से अपनी सोल्स को एंजल की तरफ रवाना कर देता है। वो कह रहा था कि जल्दी से जाकर उन फॉलन एंजल्स को खत्म कर दो। वहीं पर कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के लोगों ने भी अपने एंजल को एक्टिवेट कर दिया था, इसलिए वो फॉलन एंजल कॉप्स भी मुकाबले के लिए तैयार हो गया। वहाँ पर उसने कई सारे पोर्टल ओपन करते हुए उसमें से फेदर को रिलीज करना शुरू कर दिया। दरअसल उस एंजल के फेदर से एक ब्लेड से भी ज्यादा शार्प थे, मगर लायन की सोल सुन के हम लोग को डॉज करने लगे, जिसके चलते वहाँ पर काफी सारे एक्सप्लोजन होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फॉलन एंजल के मुसलसल हमलों को ये सोल्स डॉज नहीं कर पाती, जिसके चलते वो तीनों सोल्स 1 बाय 1 डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन ये तो बस मुकाबले की शुरुआत है, अभी तक लायन ने हार नहीं मानी थी। वो अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक और पावरफुल सोल को समन कर लेता है, जिसने बड़ी तेज रफ्तार के साथ जाकर उस फॉलन एंजल पर अटैक करना शुरू कर दिए। मगर वो फॉलन एंजल यहाँ से वहाँ मूव होते हुए सोल के अटैक से खुद को बचाने लगी, और अब उस फॉलन एंजल ने भी मौका मिलते साथ ही वहाँ पर अपना एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया। और अब जैसे वो सोल उसके पास पहुंची, वो अपने फॉर्मेशन की खतरनाक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे उस सोल की वहीं पर धज्जियां उड़ गई। मगर उस सोल ने तो डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी दोबारा से अपनी बॉडी को जोड़ लिया, यानी कि लायन का ये वाला अनडेड पहले अनडेड के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल था। तो उसके एबिलिटी को देखते साथ ही फॉलन एंजल ने भी अपने फॉर्मेशन को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया, और अब उस फॉलन एंजल ने सीधे जाकर अपने फॉर्मेशन को सोल पर पटक दिया। वेल, यहाँ पर वो अनडेड सोल अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इस फॉर्मेशन का मुकाबला कर रही थी, लेकिन बस कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। जो देख कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का मास्टर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो लायन से कहता है कि चलो ये बात तो साबित हो गई कि तुम बस बड़ी बड़ी बातें फेंकने में माहिर हो। अगर सच बताओ तो एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा था कि तुम काफी ज्यादा स्पेशल होंगे, लेकिन वो सब तो बस तुम्हारा एक ब्लफ था। जो सुनते साथ ही लायन जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था सेक्ट मास्टर, अगर देखा जाए तो हम लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप लोग कॉप्सिस पर स्टडी करते हो और हम लोग सोल पर, तो हमारे सेक्ट की टीचिंग और प्रिंसिपल्स में ज्यादा फर्क तो नहीं होगा। लेकिन सच बताओ तो हम लोग मरने के बाद उस सोल पर कब्जा करते हैं, और आप जिंदा लोगों को मारकर उनकी बॉडी को कॉप्स बनाते हो, और इसी वजह से मैं तुम्हारे कॉप्स हर्डिंग सेक्ट की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करता। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि आपके पास इस दुनिया के सबसे खतरनाक 3 लेजेंडरी कॉप्सेस थे, लेकिन फिर भी मुझे उनसे डर नहीं लगता, क्योंकि वो तो बस चलते फिरते मुर्दे हैं। और अब लायन ने एक बार फिर से अपने आर्टिफैक्ट की पावर को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर वो अपने आर्टिफैक्ट में मौजूद एंटिटी से कहने लगा कि चलो वार्म अप तो खत्म हो गया, अब क्यों ना असली एक्शन को दिखाया जाए। और उतने में उस आर्टिफैक्ट से बहुत ही भयानक गोल्डन ऑरा रिलीज होने लगी। लायन इन सभी लोगों से कह रहा था कि तुम लोग काफी ज्यादा लकी हो जो तुम्हें मेरे ट्रू गॉड की पावर को विटनेस करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर वो गोल्डन एनर्जी पूरे आसमान को कवर कर चुकी थी, जिसे देखते साथ ही वॉरियर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहने लगे कि ऐसा मैजिकल और खौफनाक नजारा तो हमने आज तक नहीं देखा था, और अब उसी गोल्डन ऑरा से हम एक एंजल को फॉर्म होता हुआ देख पाते हैं। अगर सच बताओ तो इसका लुक वाकई कमाल का था। इसके पास 2 नहीं 4 नहीं बल्कि 6 विंग्स थे, यानी कि एक हाई रैंकिंग वाला एंजल था। उस एंजल को देखते साथ ही कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कह रहा था कि ये तो किसी डेटी की सोल है, जिस पर लायन कह रहा था हाँ बिल्कुल ये है मेरा डेटी गैब्रियल। और अब वो अपने डेटी गैब्रियल से कहने लगा कि जरा अपने साथियों की हालत
देखो। कॉप्स हर्डिंग सेट ने इन्हें खत्म करके इनके कॉप्सिस को अपना गुलाम बनाया, तो जाओ जाकर इनका खात्मा कर दो। जो सुनते साथ ही ओडेटी अपनी पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज करते हुए इस फॉलन एंजल के पास पहुंच गया। वेल डेटी ने रिलीज किए हुए पहले स्लैश को तो फॉलन एंजल डॉज कर देता है, लेकिन डेटी ने एक बार फिर से उस पर हमला कर दिया, जिससे वो फॉलन एंजल घायल होकर पीछे की तरफ पुश हो जाता है। और अब यहाँ पर उस डेटी ने अपनी भयानक गोल्डन एनर्जी को रिलीज कर दिया, जो कि सीधे जाकर उस फॉलन एंजल की बॉडी में समा चुकी थी। दरअसल लायन भी इन फॉलन एंजल पर कब्जा करना चाहता था, और इसी वजह से उस फॉलन एंजल की बॉडी से बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगी। पहले की डार्क एनर्जी अब एक डिवाइन एनर्जी में बदल चुकी थी। वेल इस स्पेशल टेक्निक को कहा जाता है नेक्रोमैंसिक पोजेशन, जो देखकर ही गुइयुन काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि यहाँ पर ये लड़का हमें चैलेंज करने नहीं आया, बल्कि ये तो हमारे फॉलन एंजल के कॉप्स को क्लेम करने आया है। जो सुनते साथ ही शीशान ने भी पैनिक होते हुए अपने दूसरे फॉलन एंजल को अपने पहले एंजल की मदद करने भिजवा दिया। वेल ये लोग किसी भी कीमत पर इन कॉप्सिस को खोना नहीं चाहते थे। हालांकि उस फॉलन एंजल को वहाँ आने में काफी ज्यादा देर हो गई, क्योंकि तब तक तो उसका साथी पूरी तरह से पजेस हो चुका था, जिसके चलते उसने अपने ही साथी पर हमला कर दिया। वेल ये सब देखकर ही वहाँ के वॉरियर्स को काफी ज्यादा मजा आने लगा। वो लोग कह रहे थे वाह ये पोजीशन टेक्निक तो वाकई गजब की थी। कॉप्स हर्डिंग सेट तो अपनी ही ओपनिंग सेरेमनी में हार गया। ये सब देखकर ही कॉप्स हर्डिंग सेट का मास्टर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहने लगा कि खैर कोई नहीं, पहली हार हमें मंजूर है, लेकिन सेकंड टाइम के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अब हमें कोई हरा नहीं पाएगा। जो सुनते साथ ही शीशान भी एक्साइटेड होकर अपने मास्टर से पूछने लगा कि क्या हम वाकई इस डेटी से निपट सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये एक डिवाइन सोल है, तो इससे निपटने के लिए हमें सबसे पावरफुल कॉप्स की जरूरत पड़ेगी। जिस पर सेक्ट मास्टर कह रहा था कि हमने ओपनिंग सेरेमनी के दिन चैलेंजर टूर्नामेंट को इसलिए ऑर्गेनाइज किया था ताकि हम इस कल्टीवेशन की दुनिया को अपनी पावर दिखा सके, मगर पहले दिन से ही हमारी इज्जत का कचरा होता जा रहा। गुइशी ने ईस्टर्न डोंगचू में जाकर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, और आज भी हम अपने ही सेक्ट में पहला राउंड हार चुके हैं, इसलिए सेकंड राउंड को हमें कुछ भी करके जीतना ही होगा। मैंने तो ठान लिया है कि हम सेकंड राउंड में बिल्कुल हार नहीं मानेंगे, चाहे फिर उसके लिए हमें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़ जाए। वेल यहाँ पर गुइशी भी काफी ज्यादा गुस्से में था। ज़ाओजिन ने उसका पाव काट कर उसे सबके सामने जलील जो किया है। वहीं पर सेक्ट मास्टर कहने लगा कि आज हमें कुछ भी करके अपनी क्रशिंग एबिलिटीज को साबित करना होगा, तभी तो हम इस कल्टीवेशन की दुनिया में सिर उठाकर जी पाएंगे। इसलिए अब फाइनली कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का मास्टर भी अपने डिमोनिक बेल को रिंग करते हुए कॉप्स किंग को समन करने लगा। वेल कॉप्स किंग के अलावा इनके पास अपनी इज्जत बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। वेल ये सभी मास्टर्स अपने डिमोनिक बेल को रिंग करते हुए काफी अजीब तरीके से डांस कर रहे थे, जो कि एक कॉप्स को समन करने का बड़ा ही अजीब सा तरीका था। और उनके ऐसा करते साथ ही उस जगह पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। अब उस ईवल ऑरा को देखते साथ ही कल्टीवेटर्स और भी ज्यादा पैनिक हो गए। वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी कि कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का कॉप्स किंग कितना ज्यादा पावरफुल होगा। वहीं पर सेक्ट मास्टर ने रिलीज की हुई सारी एनर्जी फ्लक्चुएशन अल्टर तक पहुंच गई। वेल इस सेक्ट का हर एक बंदा अपने कॉप्स किंग का वेलकम करने के लिए तैयार था। साथ ही साथ वहाँ मौजूद सारी ईवल एनर्जी उस कॉफिन के अंदर समाने लगी। ये सब देखकर ज़ाओजिन के तो होश ही उड़ गए। इतना ही नहीं, उस कॉफिन से भी अब बहुत ही खतरनाक ईवल एनर्जी रिलीज होने लगी, जो देखते साथ ही ज़ाओजिन कहता है कि शायद अब कॉप्स किंग बाहर आने के लिए तैयार है। वहाँ का माहौल काफी ज्यादा भयानक हो गया। साथ ही ज़ाओजिन ने नोटिस किया कि कॉप्स किंग कोई मेल नहीं बल्कि एक लड़की थी। इतना ही नहीं, ज़ाओजिन की आंखों से अचानक से ही आंसू बहने लगे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इस बंदी से डीपली कनेक्टेड है। इनफैक्ट ज़ाओजिन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये लड़की जानी पहचानी क्यों लग रही। और अब ज़ाओजिन के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई। साथ ही साथ उसे पुरानी बातें याद आ रही थी। एक बार यूजिन ने उससे कहा था कि पता नहीं तुम हर रोज मुझे फॉलो क्यों करते हो। और फिर कुछ ही दिनों के बाद ज़ाओजिन और यूजिन एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए, मगर किस्मत ने इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर कर इन पे बहुत बड़ा कहर ढाया था। वेल यहाँ पर ज़ाओजिन काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहने लगा कि ना ये तो हो ही नहीं सकता। और अचानक से वो कॉफिन बड़ी तेजी के साथ कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के मेन हॉल की तरफ रवाना हो गई। इसलिए ज़ाओजिन भी बिना वक्त जाया करे उस कॉफिन को फॉलो करने लगता है। उसके लिए इस कॉप्स किंग का चेहरा देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। और
अब हमें कॉप सर्डिंग सेक के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। आसमान पूरी तरह से लाल हो गया था। इनफैक्ट चांद भी क्रिम्सन रेड में बदल गया और अब वहाँ की जमीन पर फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ आसमान में बहुत बड़ा तूफान उमड़ उठा और अब उस टोर्नेडो को चीरते हुए रेड कलर की कॉफिन उनके सामने अपीयर हो गई। कॉप सर्डिंग सेक का मास्टर तो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि फाइनली हमारे कॉप्स किंग अपीयर हो गए। मैं अपने सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस कॉप्स किंग को गौर से देखो। काश ऐसा मौका तुम लोगों को दोबारा कभी ना मिल पाए। सब लोग स्वागत करो हमारे स्पिरिट कॉप्स किंग का। वेल वहाँ के बदलते हुए नजारे को देखकर ही सभी कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए। इसी दरमियान ज़्याओचेन भी वहाँ पर पहुँच चुका था। देखते ही देखते उस कॉफिन से ढेर सारी रेड कलर की पेटल्स रिलीज होने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ पर क्रिम्सन फ्लावर्स की बहार आई हो और अब वो कॉफिन धीरे धीरे करते हुए ओपन होने लगी। ज़्याओचेन तो इस लड़की का फेस देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब था और अब उस कॉफिन से कॉप स्पिरिट किंग बाहर आ गई। उसने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए उसके पाँव के नीचे फूल खिलने लगे और अब उस लड़की को देखते साथ ही ज़्याओचेन के दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई, क्योंकि ये बंदी कोई और नहीं बल्कि उसके पास लाइफ के लवर यूजिन है, जो कि अब यूजिन ना होकर कॉप सर्डिंग सेक की एक स्पिरिट कॉप्स किंग थी और ये कल्टीवेशन की छठी रन के पिक पर पहुंच चुकी है। और ये कल्टीवेशन की इस हायर लेवल पर इसलिए जा पाई क्योंकि कॉप सर्डिंग सेक ने इसके लिए 60,000 लोगों की बलि दी थी। जीनियस, टैलेंटेड और पावरफुल बंदों का ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब करने के बाद ही बंदी इतनी ज्यादा पावरफुल बन पाई। यहाँ पर ज़्याओचेन को यूजिन ने कही हुई बातें याद आने लगी। जब ज़्याओचेन को बचाने की कोशिश में यूजिन घायल हुई थी तब मरने से पहले उसने ज़्याओचेन से वादा लिया था कि प्लीज कभी मुझे मत भूलना, तुम मुझे अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखोगे। सो आज ज़्याओचेन का अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब यूजिन अपनी मोहब्बत को पहचान पाएगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।